नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से तमिलनाडु की, और हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे। मैंने कहा था कि जब तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का सही क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता कि वो उन्होंने लाइन क्या पकड़ी, इतनी जल्दी एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि व्यक्ति जो चुनाव लड़कर आया है वो मंदिरों के नाम से आया है, वो चोल साम्राज्य के नाम से आया है, वो तमिल के नाम से आया है। यहाँ तक कि वो चुनाव लड़ते समय तमिलियन जो फिलॉसफी है बनाम हिंदू, क्रिश्चियन, सेकुलरिज्म, ये सब करके आया, मंदिरों में जाता रहा। पहला आदेश भी उसने इसी प्रकार का कर दिया था कि भाई 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर के अंदर मंदिर जहाँ कहीं भी है उसके आधा किलोमीटर के अंदर कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। और ऐसी 700-750 दुकानें जो मंदिरों के पास थीं, जो स्कूलों के पास थीं, या फिर जो गिरजाघरों के पास थीं, मस्जिदों के पास थीं, उनको सबको ख़त्म कर दिया था सरकार ने। तो ये लग रहा था कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ दूसरे रास्ते पर है। लेकिन अभी भी मैं लगातार कह रहा हूं, उनके एक एक गतिविधि जो ये बता रही है कि वो कहीं केजरीवाल टाइप प्लांट तो नहीं किए गए, या फिर उनके मन में विचार क्या है। अब प्रधानमंत्री के साथ उनकी अभी रिसेंट बैठक हुई, प्रधानमंत्री के साथ रिसेंट बैठक ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर विजय चाहते क्या है, विजय के पीछे का एम क्या है, और विजय कौन है। मतलब विजय का जो सबसे बड़ा है कि विजय कौन है, किस रास्ते पर चल रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के पास उन्होंने 4 विषय उठाए मुख्य रूप से। हालांकि 20 मिनट की बैठक थी। 20 मिनट की बैठक में एक और ख़ास बात ये हुई कि विजय ना तो राहुल गांधी से मिले और ना ही सोनिया गांधी से मिले, जबकि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे, या कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने तमिलनाडु में जब 160 सीटों के बाद नंबर टैली नहीं हो रहा था तो कांग्रेस ने कहा था हम अपने 5 देते हैं। कांग्रेस के बाद बाकी भी धीरे धीरे आ गए और एआईडीएमके टूटकर 20-22 एआईडीएमके कह गए नहीं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो जो कांग्रेस उनके सहयोगी के रूप में सामने आ रही थी, जिनको वो कह रहे थे कि हमारी आइडियोलॉजी मिलती है, हम कांग्रेस को यहाँ रिप्लेस करने के लिए आए हैं, और कांग्रेस के साथ मिलकर चलेंगे, और कांग्रेस सेकुलरिज्म और ये वो सब, वो उनसे नहीं मिले। मतलब किस रास्ते पर, यानी कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी छोड़ दी है। क्या उनको लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही देश का भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी ही देश का भविष्य है, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से स्टेप ले रही है, बंगाल को अभी फतेह किया है रिसेंटली, और पुडुचेरी, बंगाल और बाकी जगहों पर जो सबसे कठिन काम थे वो कर लिए हैं। अब तमिलनाडु और केरला रह जाता है, ख़ास तौर से कर्नाटका तो वो आते ही रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कहीं विजय को ये लग रहा हो कि नहीं अब प्रधानमंत्री के साथ चलना चाहिए। 4 विषयों पर टीवीके ने समय लिया, और प्रायोरिटी किस बात की रखी, ये सवाल है। सबसे पहला उन्होंने कहा कि भाई, और ये डीएमके भी कह रही थी कि जो कावेरी का पानी है, जो पानी कर्नाटक से आता है, वो हम सब जानते हैं कावेरी जल विवाद बहुत कई वर्षों से चल रहा है, और कावेरी जल विवाद ऐसा नहीं है, एआईडीएमके भी उठाती रही, डीएमके भी उठाती रही, और आज टीवीके ने भी उठाया। यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो पानी का बंटवारा है कावेरी का, वो बंटवारा एक स्टेट पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भूमि पूजन वहाँ पर राज्य कर रहा है, अब कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार, ये सोचने वाली बात है कि कर्नाटक के विरुद्ध शिकायत करने के लिए वो आते हैं प्रधानमंत्री से। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस उनकी एलाइड है, तो वो अगर बात करना चाहें तो कर्नाटक से सीधा भी बात कर सकते हैं कि आप बॉर्डर पर डैम बना रहे हैं, उसकी भूमि पूजा कर ली है, और इस क्षेत्र को आप जो हमारा पानी है वो हमारी वाटर सॉवरेंटी को या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फार्मूले के बावजूद ये डिस्टर्ब करेगा। तो वो चाहते तो ये राहुल गांधी के पास भी जा सकते थे, वो चाहते तो कर्नाटक सरकार से भी बात कर सकते थे, क्योंकि वो एलाइड है। लेकिन वो प्रधानमंत्री से कहने आए, और प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो मेकाडाटू स्टैंड है उसको थोड़ा सा वाटर सॉवरेंटी, तमिलनाडु के वाटर की चिंता आपको करनी चाहिए, उसको तत्काल रोकने के लिए आपको स्टेप उठाना है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि हम कांग्रेस के साथ क्यों विवाद लें, कांग्रेस हमारी एलाइड है, भविष्य में हमारा अगर राष्ट्रीय प्लान बनता है तो भी कांग्रेस हमारा साथ दे सकती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं इंक्लाइंड हो जाऊं और झगड़ा हो तो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी पानी रोके तो कर्नाटक में उनकी वो फेल हो जाए। तो ये भी संभव है कि पीछे से कांग्रेस कह रही है कि ये तुम उठाओ जाके, ताकि कर्नाटक में अगर वो डिसीजन लें तो कर्नाटक के खिलाफ हो जाता है, कर्नाटक के पक्ष में हो जाता है तमिलनाडु खिलाफ हो जाएगा, और तमिलनाडु के पक्ष में अगर लेते हैं तो कर्नाटक खिलाफ हो जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी अगर ये डैम बनने देती, हमने तो शिकायत की थी, ये डैम भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, चूंकि वाटर सॉवरेंटी केंद्र के पास है, इसलिए तमिलनाडु में दोबारा पैर रखने की आपको जगह ना मिले। ये पॉलिटिक्स भी हो सकती है, लेकिन ये स्टेट डिमांड बहुत लंबे समय से रही। इसके अलावा उन्होंने जो डीएमके भी उठा रही थी कि भाई डिफेंस के कॉरिडोर यहाँ पर बना देने चाहिए, तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, डिफेंस के कॉरिडोर के प्रोजेक्ट या फिर एरोस्पेस के प्रोजेक्ट यहाँ पर आने चाहिए और इस्टेब्लिश होने चाहिए, तमिलनाडु में उनका इन्वेस्टमेंट हो और ऐसे प्रोजेक्ट बनाए। क्योंकि अभी तमिलनाडु के विषय में बहुत कॉन्सेंट्रेट सरकार नहीं कर रही, क्योंकि डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं वो ज़्यादातर इस समय बीजेपी शासित राज्यों में, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे नंबर 1 पर है, उसमें लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिमाग में ये बात हो कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वो नेशनलिस्ट सरकारें हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं, और जो बॉर्डर एरिया हैं, जो बॉर्डर एरिया में सरकारें हैं, वहाँ हमारी नहीं है अगर, तो ये संभाल ना पाएँ। ये भी संभव है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा दिमाग में हो। तीसरा विषय उन्होंने उठाया कि भाई जो 266 जो नावें हैं, नाविक हैं, वो श्रीलंका कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिए हैं, उनके बीच में तत्काल बीच में आना चाहिए और छुड़ाना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं फिशरमैन वाला, ये हमेशा वहाँ हर 2-3 महीने में, 4 महीने में उठता ही रहता है, क्योंकि ये उधर घुस जाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, वो इधर आ जाते हैं तो हम पकड़ लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय जो विजय ने उठाया, वो प्रधानमंत्री जी के लिए भी असहज हो सकता है, देश के किसी भी व्यक्ति के लिए असहज हो सकता है। दरअसल होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह जी ने या होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया, और सर्कुलर में ये कहा गया कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जहाँ पर वंदे मातरम और राष्ट्रगीत होना है, वहाँ पहले वंदे मातरम होगा और पूरा होगा। ये कहा गया कि वहाँ पहले वंदे मातरम होगा, पूरा होगा, और बाद में राष्ट्रगान होगा। यानी कि सभा विसर्जित करते समय राष्ट्रगान होगा, सभा शुरू करते समय वंदे मातरम होगा। अब ये तमिलनाडु में भी सर्कुलर गया, और सर्कुलर जाने के बाद वहाँ सरकार बदल गई। सरकार से पहले यानी कि डीएमके जो करता था, वो क्या करता था कि तमिल का जो तमिल गीत है वो सबसे पहले बजाया जाता था, वो तमिल को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर कहते हैं राष्ट्र पीछे। और यहाँ जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें राष्ट्र सबसे पहले, यानी कि आज़ादी की चिंगारी सबसे पहले, फिर आपके स्टेट का मामला, फिर बाद में राष्ट्रगान, ऐसा किया जाएगा। उसमें यह कहा गया कि सबसे पहले राष्ट्र गीत होगा और वो पूरा होगा। जहाँ राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों, वहाँ राष्ट्रगीत होगा और पूरा होगा। अब ये विजय ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि एक रिक्वेस्ट हम आपसे करने आए हैं, और वो ये है कि तमिल जो वहाँ का लोकल गीत है वो सबसे पहले किया जाए। डीएमके से आरएन रवि साहब का यही झगड़ा था कि डीएमके कहती थी नहीं तमिल सबसे ऊपर है, और आरएन रवि साहब कहते थे कि राष्ट्र सबसे ऊपर है। इसलिए यहाँ विवाद हुआ। तो विजय ने बड़ी सॉफ्टली प्रधानमंत्री से ये बात कही कि आप इसको देख लीजिए, होम मिनिस्ट्री ने इस प्रकार से ऐसा हमारे साथ किया है, और हम चाहते हैं कि तमिल गीत सबसे पहले हो, उसके बाद सब कुछ हो। यानी कि राष्ट्रगीत करने से मना नहीं किया, राष्ट्रगान करने से मना नहीं किया। ये डीएमके सरकार से दूसरी पॉलिसी। डीएमके सरकार कहती है तमिल के अलावा कुछ नहीं, हम राष्ट्रगीत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और हम आपको तमाम तरह की बातें, अलगाववादी वो किया करते थे। यहाँ पर विजय ने बड़ी सॉफ्टली बात की। अब उसका परिणाम क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन बड़ी चालाकी से अपनी बात कह गए वो। अब जो चौथा पॉइंट है ये ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट ये है कि सिविलाइजेशन हेरिटेज, ये जो सिविलाइजेशन हेरिटेज है, इसको लेकर पहली बार मैं समझता हूं तमिलनाडु की पूरी राजनीतिक इतिहास में पहली बार ये प्रश्न केंद्र सरकार के सामने आया है। क्या विजय ये चाहते हैं कि तमिलनाडु का जो इतिहास है उसको वो सेकुलर इतिहास बना दें? चोला सेकुलर स्टील, चोला सेकुलर स्टील यानी कि चोल साम्राज्य के विषय में उन्होंने बात उठाई। ये भी कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री की अभी नीदरलैंड विजिट हुई थी। नीदरलैंड विजिट के दौरान वहाँ से प्रधानमंत्री कुछ ऐसी प्लेट्स
जो कि चोल साम्राज्य के समय पर थी, 30 किलो उसका वजन था। कॉपर की प्लेट्स हैं, उसमें संस्कृत थे, 5 प्लेटें संस्कृत के इनक्रिप्शंस हैं और बाकी तमिल के इनक्रिप्शंस हैं। वो ये जो 24 प्लेटें हैं, 24 प्लेट्स हैं, ये नीदरलैंड से, जब नीदरलैंड मतलब डच भारत में आए होंगे तो ये यहाँ से उखाड़ उखड़ कर ले गए, और वो ले गए तो प्रधानमंत्री जब वहाँ गए तो वो राष्ट्रीय एफर्ट करके ले आए। लाने के बाद भारत सरकार ने उनको आर्काइव में रख दिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्काइव में रख दिया, सीधा हैंड ओवर कर दिया, भाई ये हम लाए हैं, इसको आर्काइव में रखा जाए। तमिलनाडु को ये बात पता लगी, भाई ये तो तमिल स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे यहाँ का है, तो उन्होंने उनका जो मानना है, और इसको बड़ी राजनीति की तरह देखना चाहिए। तो 16 मई की ही बात है, अभी मई खत्म हो रहा है। विजय ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते समय ये कहा कि वो प्लेटें साहब हमारी अमानत है, तमिलनाडु की अमानत है, तमिलनाडु से लेकर गए थे, तमिलनाडु में उनको वापस सजा दिया जाए, तमिलनाडु में उनको रख दिया जाए, तमिलनाडु की आर्काइव में, आर्कोलॉजिकल सर्वे तमिलनाडु की आर्काइव में उसको रखना चाहिए, ना कि दिल्ली की आर्काइव में। अब ये राष्ट्रीय विषय है तो तमिलनाडु क्यों? लेकिन विजय ने ये बात उठाई, वो उठा भी सकते हैं। अच्छा, ये वजह है, तमिलनाडु जब उसमें संस्कृत में 5 इंस्क्रिप्शंस हैं, टोटल 24 हैं, जिसमें 5 संस्कृत में हैं, बाकी तमिल में हैं, और ये है क्या आखिर? इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका विचार क्या हो सकता है, ये सोचने वाला विषय है। मैं समझता हूं अगर हम सोच पाते हैं तो इस पर कुछ गहराई से सोच सकते हैं। पहली बात यह है कि इंडोनेशिया के किंग ने एक बुद्ध विहार बनवाया था। इंडोनेशिया के किंग ने, इंडोनेशिया का बॉर्डर किंग होगा, हम सब जानते ही हैं कि बुद्ध भारत में उनका जन्म हुआ, भारत में नया मतलब उन्होंने सांख्य दर्शन को नए सिरे से यहाँ प्रेजेंट किया, और सांख्य दर्शन में आत्मिक शक्तियों को हटाकर व्यवहारिक शक्तियों को केवल रहने दिया। ये सांख्य का मॉडिफाइड रूप बुद्ध दर्शन है, क्योंकि उसमें बुद्ध आत्मा पर बात नहीं करते, बुद्ध क्रिटिसाइज भी नहीं करते, वो परमात्मा पर भी बात नहीं करते, क्रिटिसाइज भी नहीं करते। लेकिन जो सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है, वो जो व्यवहारिक पक्ष है कि भाई हमको कैसे बिहेव करना है, तो अष्ट मार्ग या अष्टक दर्शन क्या उसको कहते हैं, वो उन्होंने जो प्रतिपादित किया उसमें से निकालकर उसको नए सिरे से रिसाइकिल करके और नए सिरे से लिखा, वो पूर्वी हिस्से में चला गया। हालांकि हम सब जानते हैं कि जो पूर्वी एशिया है आज का, चाहे वो हम जापान से लेकर, जापान कोरिया की बात करें, या फिर चाइना की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, ये सारा क्षेत्र जो है वो हिंदुज़म का पुराना, कंबोडिया में आप चले जाइए, थाईलैंड में आप चले जाइए, भगवान गणेश को वो थाईलैंड में पूछते हैं। आज मेरी सुबह ही थाईलैंड में एक सज्जन की ससुराल है, वो कह रहे हैं हम वहाँ से आए, तो हर एक व्यक्ति गणेश जी की पूजा करता है, पहले गणेश की पूजा करता है, बाकी कुछ करता है, चाहे वो बौद्ध हो, किसी को भी फॉलो करते हो, लेकिन वो सनातन को फॉलो करते हैं। कंबोडिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर पाल वंश के टाइम के हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो वो पूर्वी एरिया जो है वो मंदिरों का स्थान है, वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही बुद्ध का दर्शन आया तो बुद्ध को फॉलो करना उधर शुरू कर दिया, अशोक ने बड़े कायदे से उसको चलवाया। तो इंडोनेशिया के किंग ने, अब अशोक के काल में और चोल वंश में लगभग 1200 साल का फर्क है, तो भारत में बुद्ध के फॉलोवर्स ने जब ये कहना शुरू किया कि केवल बुद्ध ही सब कुछ है, तो फिर भारत में बुद्ध के फॉलोवर्स कम होते चले गए, क्योंकि भारत मल्टी आइडलिस्टिक वर्शिपर है। वो धर्म को ऊपर रखता है और रिलीजन को नीचे रखता है। धर्म को ऊपर से मतलब है कि मानवता प्रथम, और ये संसार की जो जियोपॉलिटिक स्थिति है पूरे वर्ल्ड की, ब्रह्मांड की, हम इसीलिए ब्राह्मण धर्म का यहाँ अनुयायन कहा जाता था। तो हम पूजा पाठ को सेकेंडरी रखते हैं, भगवान को भी सेकेंडरी रखते हैं, और सबसे ऊपर अगर किसी को रखते हैं तो मानवता को रखते हैं, वे ऑफ लाइफ को रखते हैं, इस क्रिएशन के साथ अपने रिलेशन को स्थापित करके रखते हैं। तो जब ये विषय आया कि बुद्ध ही केवल, तो भारत के लोगों, जो लोग, मैंने जैसे कहा कि भारत में हम धर्म को ऊपर रखते हैं, रिलीजन को पीछे रखते हैं, तो बुद्ध धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स कम होते चले गए। लेकिन फिर पूरब में तो आ चुके थे, आज भी हैं। इंडोनेशिया के किंग ने मारा विजय, उनका कुछ नाम हुआ करता था,
शैलेन डायनेस्टी उनकी डायनेस्टी होती थी, उस समय चोल शासक के समय पर, चोलों में हम सब जानते हैं राजराजा और राजेंद्र राजा, राजराज प्रथम और राजेंद्र राज प्रथम, इनका नाम बहुत पॉपुलर है। ये दो राजा ऐसे हुए हैं या उनके और भी वंशज हुए हैं जिन्होंने दक्षिण में, और मैं कहता हूं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट भारत का नहीं, नॉर्थ ईस्ट पूरे एशिया का, यहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। और वो ऐसा कहा जाता है कि वो पानी के महारथी थे, जैसा कि अंग्रेज कभी पानी के महारथी हुआ करते थे और पानी के महारथी होने की वजह से उन्होंने पूरे विश्व में कब्जे किए थे, वैसे ही चोल शासक भी इस मामले में जाने जाते थे। चोलों की उस शासन चल रहा था 11वीं सदी का। नागपट्टिनम की बात आती है तो नागपट्टिनम में एक गांव बुद्ध विहार बनाया गया। उस बुद्ध विहार को टैक्स फ्री घोषित कर दिया था उस समय चोलों ने। इंडोनेशिया के किंग ने बुद्ध विहार स्थापित किया, उसको चोल वंश ने डिप्लोमेटिक, जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं तो दो देश डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करते हैं, उस डिप्लोमेटिक रिलेशन में हम कहीं मंदिर बनाकर आते हैं, भारत में कुछ वो कहते हैं हम अनुदान करेंगे, ऐसे लोगों को लाभ करेंगे, गंगा साफ करेंगे, जमुना साफ करेंगे, ऐसे राजाओं के आपस में मतलब मेमोरेंडम होते हैं, वैसा ही कुछ हुआ होगा। तो इंडोनेशिया के राजा मारविजय ने यहाँ एक बुद्ध विहार की स्थापना करी, इन्वेस्टमेंट किया। जापान इस समय भारत में करता है कई बुद्ध विहारों में। चोल राजा ने उसको माफ कर दिया, उसका टैक्स माफ कर दिया। इसके टैक्स माफी के लिए ये प्लेटें बनाई गई और ये प्लेटें बनाकर वहाँ, मतलब वो जो टैक्स के आदेश तांबे की पत्र पर, ताम्रपत्र जिसको कह ली, ताम्रपत्र पर जो आदेश दिए जाते थे उस समय वैसा नहीं था जैसा आज कंप्यूटराइज सिस्टम है कागज के, तो ताम्रपत्र दे दिया जाता तो वो काम ताम्रपत्र ही फाइनल होता था। उसमें इंस्क्रिप्शन में जो आदेश है उसमें 5 प्लेटें जो हैं, 5 प्लेटें तो संस्कृत में हैं और बाकी की तमिल में हैं, यानी कि दोनों का मिला जुला स्वरूप वहां पर दिखाई दे रहा है। ये बात तमिलनाडु ऐसे कहता है कि तमिलनाडु वो सेकुलर स्टेट हुआ करता था। अच्छा, एक बात जरूर है, एक बात दिमाग में रखिएगा, हिंदुइज्म को अगर डाइल्यूट करना है तो सबसे पहले आपको सेकुलर बताना पड़ेगा, एंथीस्ट बताना पड़ेगा कि भाई मैं तो किसी गॉड को नहीं मानता। ये ईसाई टेक्नोलॉजी भी है, खासतौर से ईसाई टेक्नोलॉजी है कि आप जिन मंदिरों में जाते हैं पहले उनको डिस्प्यूटेड करिए, उनको डिस्प्यूटेड करके मंदिरों से बाहर निकालिए, मंदिरों के बाहर निकालने के बाद घर में बाइबल रखवाइए, बाइबल रखवाने के बाद मरियम की फोटो लगाइए, मरियम की फोटो लगाने के बाद फिर ईसा मसीह की फोटो लगाइए और फिर आप रेगुलर चर्च आने लगिए, पादरी आपके घर आने लगेगा और आप ईसाई हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप ये सोचकर बैठे हो हम हिंदू हैं, हम मल्टी गॉड्स को पूजते हैं, तो एक और सही, बच्चे लेकिन उस धुन में गड़ते रहते हैं और 2-3 पीढ़ी बाद वो प्योर हो जाते हैं। जो शुरुआत होती है उसको क्रिप्टो कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी है। अब विजय ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो सेकुलरिज्म को फॉलो करता हूं और सेकुलर में हूं ईसाई जरूर, लेकिन सेकुलरिज्म को फॉलो करता हूं। अब ये जो बात आ रही है प्लेट्स की, वो ये कह रहे हैं कि ये तमिलनाडु के सेकुलर स्ट्रक्चर, हजारों साल के सेकुलर स्ट्रक्चर को बता रहा है। बुद्धिज्म के लिए टैक्स माफ करना, बुद्ध विहार को इंडोनेशिया के राजा के द्वारा बनवाना, उसकी बाकायदा ताम्रपत्र पर आदेश जारी करना, ये चोल राजाओं के, जो कि चोल शैविज्म हुआ करते थे, शिव को मानने वाले थे, और चोलों का ही, मतलब उस समय ये जो आपको दुनिया भर के मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं तमिलनाडु में, ये अलग अलग शासकों के समय पर बने हैं। मोस्टली शैविज्म को फॉलो करने वाले हैं, शिव और शिव परिवार को, मुरुगन मंदिर, भगवान गणेश के मंदिर और शिव के मंदिर, ये सब आपको दिखाई पड़ते हैं। तो खासतौर से चोल शैविज्म को फॉलो करते थे, लेकिन शैविज्म को फॉलो मतलब हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। हिंदुइज्म फॉलो करने के बावजूद वो कहते हैं कि ये जो बुद्ध है, अब ये सेकुलर, बुद्ध के नाम से सेकुलरिज्म का क्लेम किया जा रहा है, लेकिन बुद्धिज्म तो हिंदुइज्म का ही पार्ट है, वो तो सांख्य का ही दूसरा एक छोटा रूप है, मतलब स्मॉल थिंग्स हैं जो केवल व्यवहारिक चीजें बताता है और आत्मीय पारलौकिक चीजों को बाहर कर देता है, ऐसा बुद्ध का मानना है और बुद्ध के फॉलोवर्स ने उस पर काम किया। तो फिर सवाल यहां नए सिरे से यह है, क्या अब विजय उस कन्वर्जन पर टैक्टिक तरीके से लगेंगे जो डीएमके सीधा करवा रही थी सनातन को गाली देकर? क्या अब ये कहा जाएगा, कहने की कोशिश हो रही है कि नहीं नहीं वहां तो सेकुलरिज्म है, सब 1000 साल पुराना सेकुलरिज्म, हम तो आपसे वो प्लेटें मांगने आए हैं, वो तमिलनाडु की विरासत है, और चोल राजाओं, जो सबसे महान राजा माने जाते हैं, चोल राजाओं के द्वारा ये ग्रांट देना
टैक्स माफ करना, जमीनों का ग्रांट देना, ये सेकुलरिज्म को दर्शाता है, जबकि वो शायद भूल गए हैं कि बुद्धिज्म इज ऑल्सो हिंदुइज्म। अगर हिंदू लॉ की परिभाषा पढ़ेंगे तो वो कहता है जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है और जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। तो सवाल हिंदुओं का है कि वो हिंदू, बुद्ध भी हिंदू ही माने जाते हैं, लेकिन भारत में पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से बुद्ध के नाम से हिंदुइज्म को डिस्प्यूट किया जाए। कहीं ये वो संकेत तो नहीं है? मैं तो केवल आपके सामने सवाल कर रहा हूं, बाकी जवाब आपको देना है, ढूंढना आपको है। और मैं तो लगातार जोसेफ विजय के जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों को सामने रखकर बात कर रहा हूं। बाकी जो भी होगा, महायान बुद्धिस्ट संप्रदाय का क्या वहां पर किया गया, जो भी होगा वो आपके द्वारा निर्णय करना है। मैं अभी भी विजय के विषय में ना ये कहने में सक्षम हूं कि वो ईसाइयत का पालन करेंगे, ना मैं ये कहने में सक्षम हूं कि वो सेकुलर हैं, ना मैं ये कहने में सक्षम हूं कि वो हिंदुइज्म को बचाएंगे, ना मैं ये कहने में सक्षम हूं कि वो तमिलिज्म को बचाएंगे। ये अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता, उस समय सरकार चलने दीजिए। लेकिन हम बड़ी बारीकी से विजय पर आंख रखे हुए हैं ताकि विजय की एक एक गतिविधि के आधार पर ये नैरेटिव बिल्डिंग, या फिर मैं कहूं कि उनकी एनालिसिस की जा सके कि वाकई में विजय किस रास्ते से और क्या करना चाहते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वाकई वो सेकुलर हैं या फिर ये सारा खेल है जो हमारे देखने का है, हम देख नहीं पा रहे हैं और वो धीरे धीरे अपनी चालों को स्टैब्लिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।